एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं उस गांव में आई थी जहां से कुछ साल पहले भागकर शहर गई थी, लेकिन यहां आने का मकसद मेरे लिए कुछ और ही था। मैंने अपनी होने वाली बहू के घर वालों पर केस कर दिया था और उसके माता पिता को और उसके पूरे घर वालों को मैं जेल तक ले जाना चाहती थी, क्योंकि उन लोगों ने जो कुछ भी मेरी बहू के साथ किया था वह बहुत ज़्यादा घिनौना था और 20 साल पहले मैं भी इस दर्द से गुजर चुकी थी। मेरी कहानी ये थी, मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। शादी पर कुछ अजीब तरह की हरकतें हुईं, लेकिन मेरा घूंघट इतना लंबा था मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। लोग मेरे पास बैठकर भी ऐसी बातें नहीं कर रहे थे जो आपस में कर रहे थे। ऐसा लगता था कोई समस्या हो गई हो। लेकिन खैर, मैं अपने घर आ गई और मैं अपने कमरे में थी। मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरे सामने आकर बैठ गया, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करने लगा और मुझे मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी दी। अंगूठी देगा, मुझे लगा कोई 5 या 7 हज़ार रुपये का कुछ देगा, बस जान छूट जाएगी, मैं उस पर भी खुश हो जाती। लेकिन मैंने सोने की अंगूठी लेकर बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बस तुम हमेशा मेरी बात मानना। मैंने कहा, आपकी बात नहीं मानूंगी तो मैं फिर किसकी बात मानूंगी। वह भी खुश हो गया था। थोड़ी देर बीते थे कि उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ। वह उठकर कहीं बाहर चला गया और थोड़ी देर के बाद फिर कमरे में दाखिल हुआ। मेरे सामने आकर बैठ गया और मैंने अपना सर नीचे किया हुआ था, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे हाथों में सोने की 7 अंगूठियाँ थीं। इसका मतलब क्या था, ये तो आप लोग अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। मेरा नाम दीपाली है। मेरी उम्र 19 साल की हुई तो घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। हम लोग जिस गांव में रहते थे, यहाँ पर समझिए कि टोटल 100 घर थे। इन घरों के अंदर ही कोई डॉक्टर था तो कोई टीचर, किसी ने कपड़े की दुकान की हुई थी तो किसी ने खाने पीने की, और शहर में लोगों का आना जाना बहुत कम ही होता था। हमारा गांव बहुत छोटा सा था, लेकिन इस गांव को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि हम सब लोग सरकार की ज़मीन पर बैठे थे। मुफ्त की ज़मीन पर बैठे रहने की वजह से हम लोगों के दिमाग में आलसपन भर गए थे और हम लोग यही सोच कर बैठे थे, बस बैठे तो हैं, घर मिला हुआ है, वरना कौन किराया देगा। बिजली भी हमारी मुफ्त थी। ऐसा लगता था कि सरकार इस छोटे से गांव को भूल गई है और इस गांव ने अपनी बहुत से अजीब गरीब रस्में बना ली थी। जब तक मैं छोटी थी, जवान हो रही थी, तब तक मुझे नहीं पता था इन रस्मों का असर मुझ पर भी पड़ेगा। लेकिन अब मैं जवान हो गई थी और मेरी शादी की उम्र हो गई थी और अब इन सारी रस्मों का असर मुझ पर भी पड़ने वाला था, क्योंकि ये सारी रस्में ज़्यादातर औरतों के लिए ही बनाई गई थी। मर्दों को इस गांव में खुली आज़ादी थी, लेकिन औरतों को शायद इस तरह की ज़िंदगी दी जाती थी। उनको अपने सांस भी भारी लगने लगते थे। मैं बचपन से लेकर जवानी तक अपनी माँ को हमेशा उदासी देखा। वह हमेशा रोती रहती थी। मेरे पापा के 3 भाई थे। मेरी माँ इन सब के काम करती थी, उनके कपड़े धोती थी, उनके कपड़े इस्त्री करती थी, उनको खाना बना कर देती थी। कभी कभी वो मेरी माँ से झगड़ा भी करने लगते और मुझे समझ नहीं आ रही थी ये मेरे माँ से पापा की तरह क्यों झगड़ा करते हैं। मैं उनसे पूछती थी पर वो मुझे कुछ भी नहीं बताती थी। खैर, मेरे लिए रिश्ता देख लिया गया। मुझे बड़ा शौक था कि मेरे माँ बाप आपस में क्या बातें कर रहे हैं, मेरे रिश्ते की बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं। तो मैं चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। मेरे बाप ने कहा, अच्छे लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे भाई हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। जैसे ही मेरे बाप ने कहा ज़्यादा भाई हैं, तो मेरी माँ हैरान रह गई। उसने कहा कि ज़्यादा भाइयों में मैं कभी भी इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी जहाँ पर इतने भाई हों। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको क्या हो गया है? लगता है मेरी माँ परेशान हो गई थी कि इतने मर्दों के घर में बहुत सारे काम होंगे, उनके कपड़े धोना, उनके कपड़े इस्त्री करना, क्योंकि इस गांव के लोग खुद से हिलकर पानी भी नहीं पीते थे। इस गांव की औरतों ने मर्दों को इतना बिगाड़ा हुआ था, वे सारे काम उनसे ही करवाते थे। ऐसे में 7 मर्दों वाले घर में जाना कोई इतनी अच्छी बात तो नहीं थी। मेरे बाप ने कहा, पागल हो, इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में भी ज़मीन है उनकी। हम तो एक ही कुएं के मेंढक बनकर बैठ गए हैं। उन्होंने तो शहर में भी अपना घर बना लिया है। कल कला को तुम्हारी बेटी शहर चली जाएगी। मेरी माँ ने कहा, शहर चली जाएगी और जो भाई हैं उनका क्या? नहीं नहीं, मुझे इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। मेरी माँ शायद भूल गई थी कि मेरी माँ को इतना बोलने की परमिशन नहीं थी। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी थी। मेरे बाप ने उनको शायद गुस्से से देखा था। उसके बाद मेरी माँ की आवाज़ ही नहीं आई।
और सुबह मेरी माँ ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखा दी और कहा कि ये लड़का है जिसके साथ तेरी शादी कर रहे हैं, लेकिन इसके भाई हैं। मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं माँ, भाई हैं तो क्या हुआ, देखो तो सही कितना हैंडसम लड़का है। मेरी माँ ने कहा, खबरदार अपनी आवाज़ यहीं बंद कर ले, तेरे बाप ने सुन लिया तेरी जुबान निकाल कर रख देगा। तुझे हैंडसम की पड़ी है, तू ये नहीं सोच रही इस घर में इतने मर्द हैं और ये अपना काम करेंगे। मेरी माँ अपना सर पकड़े ऐसी बैठी थी जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। बस मैंने लड़के की तस्वीर देखी जा रही थी क्योंकि लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। तस्वीर देखकर ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई हो। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो मेरी माँ रोने लगी। मैंने कहा, क्या हो गया है आपको, आप क्यों रो रही हैं? अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, अच्छा होता यहाँ मेरी शादी ना होती। कहने लगी, तेरे कहने से कुछ नहीं होता, तेरी शादी इधर ही होने वाली है, पर तेरा क्या होगा, मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे बताओ हुआ क्या है, क्या कोई बात है? तो कहने लगी, कुछ नहीं। अपने आंसू साफ करती हुई वहाँ से चली गई। उसके बाद जब तक मेरी शादी नहीं हुई मेरी माँ बार बार रोती थी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ क्यों इतनी ज़्यादा परेशान है? तो कहने लगी, तू विदा हो रही है ना इसलिए वह परेशान है। हाँ ये बात तो थी, वह मुझे प्यार बहुत करती थी और बेटी घर से जा रही हो तो वो परेशान तो होती। खैर मेरी शादी हो गई और मेरे पति का नाम उमेश था। वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान लगता था। शादियों में भी उन लोगों ने अजीब गरीब तरह के रस्में करवाई। उन्होंने कहा कि घूंघट नहीं उठेगा, हम नहीं चाहते कि हमारी बहू को कोई और देखे, ये सिर्फ अपने पति के लिए तैयार हुई है, वही उसको देखेगा। मेरे घर वालों ने भी कहा, अच्छी बात है, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, हमें किसी को दिखाकर क्या करना है। शादी के रात बड़ी हैरान हो रही थी। वैसे तो शादीशुदा लोगों के कमरे में एक ही बेड होता है, ये चारपाई या डबल बेड, लेकिन यहाँ पर तो पूरे कमरे में जितनी भी पलंग आ सकते थे उतने रखे हुए थे और ठूस ठूस कर रखे हुए थे। मैं हैरान थी, ये कौन सा तरीका है? मुझे ऐसे लग रहा था शायद ये मेरा कमरा नहीं था, इन लोगों ने जल्दी में कमरा सेट नहीं किया होगा और मुझे बाद में मेरा कमरा दिया जाएगा, वरना इस कमरे में इतने सारे बेडों का क्या काम था। वहीं बैठी थी और मेरी सास भी मेरे पास बैठी थी। जब मेरा एक देवर वहाँ पर आया और कहने लगा, वहाँ मेरे कपड़े पड़े हैं, मैं उठा लूँ, मैं हैरान रह गई, मेरे कमरे में इसके कपड़े क्या कर रहे हैं। खैर मेरी सास ने उसे कहा कि हाँ उठा लो। वह अपने कपड़े लेकर मुझे अजीब नज़रों से देखते हुए वहाँ से चला गया। सब भाइयों ने एक जैसी शेरवानी पहनी हुई थी। मेरी सास ने कहा, खुश है ना सारे? इसलिए हाँ, खुशी में तो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, अजीबोगरीब तरह की हरकतें कर रहे थे। खैर मेरी सास मेरे पास क्यों बैठी थी ये तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे पास इसलिए बैठी थी ताकि मेरा दिल चोरी कर सके, मुझे समझा सके। कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, लेकिन वह किस लिए मेरे पास बैठी थी ये जानकर तो मैं हैरान ही रह गई। कहने लगी, प्यारी बहू मेरी कितनी खूबसूरत है, कितनी मासूम है। अच्छा देख, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ एक रस्म है कि शादी के रात सास भी बहू को कुछ देती है। मैं खुश हुई कि चलो ऐसे भी कोई रस्म है जिसमें सास भी बहू को कुछ देती है। मैंने कहा कि जो भी आपकी मर्जी हो। उन्होंने मेरे हाथ में कोई चीज़ रखी। जब मैंने उस चीज़ को महसूस किया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगी, अब ये चीज़ तेरी है, यूँ समझ कि इस पूरे खानदान की इज्जत तुझे थमा दी है तेरे हाथ में। सुबह मैं इसको वापस लेने के लिए आऊँगी। देख मुझे मायूस ना करना, ठीक है ना? तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। तुझे कोई भी तंग करे तुझे मुझे बताना है, मैं उनकी कान खींचूंगी, लेकिन थोड़ी मेरी बात भी माननी है। देख तू अच्छी लड़की है ना, सुबह लेने आऊँगी मैं उसको वापस। ये कैसा गिफ्ट था जिसको वो अभी देकर जा रही थी और सुबह वापस लेने के लिए आएगी? मेरा माथा वगैरह चूमा, मुझे प्यार किया, मेरी तारीफें की, मेरे पास दूध का पूरा जग रख कर चली गई। मैंने कहा, माँ जी ये दूध इतना सारा क्यों रखा है आपने, ये तो खराब हो जाएगा ना। तो कहने लगी, तुम पीना, तुम्हारा पति भी पिएगा। मैं हैरान थी, पूरा जग भरकर कौन पिएगा? ये तो वो पुराने ज़माने का जग था जो बड़ा सा होता था, स्टील का बना हुआ था। उसके अंदर तो कम से कम 6-7 गिलास तो दूध था ही। हम दोनों ने कितना दूध पी लेना था। मेरा तो वैसे ही कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने उनको कहा, ये ले जाएं, खराब हो जाएगा। फिर वह हंसने लगी। उन्होंने कहा, नहीं खराब नहीं होगा, एक कतरा भी नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई, क्योंकि उस दूध के अंदर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ डाली थी कि हम उसे पागलों की तरह पी जाते। फिर अब तो मेरा बिल्कुल भी पीने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने पन्नी हटाया, उस चीज़ को अंदर से देखा तो अपना सर पकड़ लिया। 4 सेकंड तो मेरा दिमाग जैसे बंद ही हो गया था। लेकिन उसके बाद मुझे समझ आ गई थी ये क्या है और वे क्या करवाना चाहते हैं।
मुझे अचानक से अजीब सा गुस्सा भी आया। ये क्या हरकत है? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर मैंने सोचा, हमारे गांव में ये सब कुछ होता ही रहता है। पहले भी हमारी एक कज़न थी, उसने हमें ये बात बताई थी, बल्कि वो हमें हर बात बताती रहती थी। फिर मेरी माँ ने सुन ली थी और उसने कहा था, जवान लड़कियों को ऐसी बातें ना बताओ, नहीं तो ये शादी से डर जाएगी। उसने हमें पूरी बात तो नहीं बताई थी, लेकिन अब मुझे पूरी बात समझ आ गई थी। हमारे गांव की यही रस्में थी जो सब औरतों के साथ होती थी, अब मेरे साथ भी होने वाली थी। क्योंकि इस पन्नी के अंदर कुछ नहीं बल्कि एक सफ़ेद कलर की चादर थी, लेकिन ये समझिए कि दुपट्टे से थोड़ी ही बड़ी थी। मैंने उसे एक साइड में रख दिया और अपना सर पकड़कर बैठकर सोचने लगी। ये शादी ब्याह सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, असल में तो मीठी छुरी होती है। अभी पता नहीं आगे और क्या क्या होने वाला था, लेकिन कहते हैं जहाँ 70% गंवार लोग होते हैं वहाँ 30% लोग सुकून की सांस ले पाते हैं, और वे गांव और वे क्षेत्र अविकसित भी रहता है। मेरा पति बहुत ही खूबसूरत था। मैं उसके बारे में सोचने लगी ताकि मेरा दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स रहे, क्योंकि एक वही चीज़ थी इस सारे रिश्ते और इन सारी समस्याओं में जो मुझे महसूस करने पर मजबूर कर रहा था। मेरे साथ इतना भी बुरा नहीं हुआ। बाकी जितनी भी लड़कियों की शादी हुई थी उनके पति की शक्ल देखने के काबिल भी नहीं थी। कोई बहुत ज़्यादा मोटा था तो कोई बहुत ज़्यादा काला था, लेकिन मेरा हस्बैंड तो बहुत ही खूबसूरत था। वह कमरे में आया, मेरे सामने आकर बैठ गया। उसके आने से पहले मैं घूंघट गिरा लिया था। जब मैंने घूंघट ऊपर उठाया तो मैंने उसे गौर से देखा। इतने करीब से किसी मर्द को पहली बार देखा था। वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसने अपने कोट की जेब से एक सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। मैं हैरान हुई, उसने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया। आजकल तो सोना बड़ा महंगा था। मैं बहुत खुश हो गई। फिर वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, लेकिन तुमने मेरी बात माननी है। मैंने कहा, आपकी बात नहीं मानूंगी तो फिर किसकी मानूंगी। इसी बात पर वो बहुत खुश हो गया। फिर मुझसे कुछ और प्यारी प्यारी बातें करने लगा। कुछ देर हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे। उसने एक गिलास दूध पी लिया था। मुझे कहा कि तुम भी पी लो। मैंने कहा कि मुझे नहीं पीना, मेरा दिल नहीं चाहता। थोड़ी देर के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। इस कमरे के अंदर बाथरूम नहीं था, इसलिए शायद बाथरूम गया होगा। लेकिन जब वापस आया तो मेरे सामने आकर दोबारा बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने सर झुकाया हुआ था, आंखें नीचे की हुई थी, और उसने मेरी दूसरी उंगली के अंदर भी एक सोने की अंगूठी पहना दी। मैं हैरान हुई, दो दो सोने की अंगूठियाँ। और जब मैंने सामने देखा तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि ये आदमी मेरा पति नहीं था, मेरा एक देवर था। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, और यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बात से मुस्कुराने लगा। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। 2 दिन गुजरे थे और मेरी उंगलियों में 7 सोने की अंगूठियाँ थी जो मुझे मुंह दिखाई में मिली थी। लेकिन मुझे ऐसे लगता था मैं जिंदा ही नहीं हूँ, बस एक जगह पर बैठी थी। मेरी सास मेरे पास आई। वह कहने लगी, 1 हफ्ता तो तेरे पास है आराम करने के लिए, उसके बाद सारे घर के काम तुमने ही करने हैं। अच्छा, तुम हिम्मत नहीं करोगी तो ये सब कुछ कैसे होगा? तूने जो मुझे वह तोहफा वापस किया उसने तो मुझे खुश ही कर दिया। हमेशा संभाल के रखूंगी। तू वाकई बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उनकी आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे वह किसी कुएं में खड़े होकर बोल रही हो। मेरे कान बंद थे, मेरा दिमाग बंद था और मेरी जुबान भी बंद थी। ऐसा लगता था कि मेरी आंखें बंद है, क्योंकि मुझे दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था। बस एक जिंदा लाश बन बैठी थी। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला था। तभी मेरी माँ अपना सर पकड़कर रो रही थी। अब मुझे मेरी माँ की सारी बात समझ आ गई। जब वो कह रही थी इस घर में देवर ज़्यादा हैं, तो वह इसलिए नहीं कह रही थी कि मुझे इन सब के काम करने पड़ेंगे। वह इसलिए कह रही थी कि मुझे समझ आ गया था उस वक्त अगर मैं किसी से मिलना चाहती थी तो वह अपनी माँ से। लेकिन यहाँ पर ये रस्म थी, जब शादी हो जाती है तो उसके बाद ऐसी कोई रस्म नहीं थी जिसमें लड़की अपने माँ बाप के घर जा सकती थी। 1 हफ्ते के बाद लड़की के माँ बाप लड़की और उसके पति की दावत करते थे, और अभी इसमें 4 दिन थे और मुझे नहीं पता था मैं ये 4 दिन कैसे बिताऊंगी। जब मैंने रोना शुरू कर दिया तो मेरी सास ने बातें सुनानी शुरू कर दी कि ये देखो, जरा 2 दिन की दुल्हन बैठकर दहाड़े मार मार कर रो रही है। इस तरह तो इस घर में कोई बला आ जाएगा, मुसीबत आ जाएगी। बड़े हक से उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, दीपाली चलो कमरे में चलो। मैंने उसका हाथ पीछे कर दिया। मैंने कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे हाथ भी न लगाना। मेरी सास ने कहा, देखो तो अपने पति से कैसे बातें कर रही है, ये तो बड़ी बदतमीज़ है। अरे तुझे नहीं पता था, ये गांव के रस्में हैं। क्या तू इस गांव में यहाँ पैदा नहीं हुई? तू क्या विदेश में पैदा हुई थी? तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं समझाया? ठीक है, कह रही थी वह ये कि
जब यहाँ पर ये सभी कुछ होता था तो फिर तेरी माँ को तुझे समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था। ये गलती तेरी माँ की थी, उसने तुझे कुछ भी ना बताया। सही बात थी, मुझे मेरी माँ पहले बता देती, कुछ नहीं तो मैं जहर ही खा लेती, मुझे ये ज़िंदगी तो न जीनी पड़ती, क्योंकि ये ज़िंदगी तो बहुत बुरी थी। मैं उसके 2 दिन बिताकर ही बेहाल हो गई थी। पूरी ज़िंदगी कैसे जी सकती थी? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वह आदमी आगे बढ़ा जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, जिसको मैंने अपना पति समझी थी, बाकी सबको नहीं। और वह उमेश था। उमेश मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने उसको भी नाराज़गी दिखाई। उसने कहा कि दीपाली मेरी बात सुनो, कमरे में चलते हैं। वो मुझे कमरे में ले आया और उसने मुझे बिठाया, मुझे पानी पिलाया, मेरे आंसू साफ किया। कहने लगा, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मैं क्यों नहीं रोऊं? आपको नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ? आपको ये सब कुछ नॉर्मल लगता है, आपका दिमाग तो ठीक है, आपको क्या हो गया है? उसने कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि मुझसे इस तरह से बात मत करो। मैं तुम्हारा पति हूँ, इज्जत से बात करो, आराम से बात करो। मैं तुम्हें यहाँ बात करने के लिए ही लाया हूँ। और दूसरी बात, फिर तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा कि आपके सहारे में आई थी, आप मेरे हैं, सिर्फ आपके लिए आई थी और बाकियों के लिए तो नहीं आई। ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता था, लेकिन आप तो मुझे बता सकते थे ना। मैं आपसे शादी ना करती, मैं खुदकुशी कर लेती। और फिर कहने लगा, अगर तुम खुदकुशी करोगी तो भगवान तुमसे नाराज हो जाएगा। क्या तुम्हें इस गांव के किसी भी रस्म के बारे में नहीं पता था? ये सब तुम्हारी माँ की गलती है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल बात है। तुम्हारी माँ ने भी ऐसी ज़िंदगी बिता रही है, मेरी माँ भी, और अब तुम्हें भी ऐसी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। हाँ, ये बात है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन देखो, कोई नहीं मरता, तुम भी नहीं मरोगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम इतनी खूबसूरत हो। हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे, तुम्हें इतना लाड देंगे, तुम्हें प्यार देंगे, जो तुम कहोगी वो करेंगे। ये देखो अपने हाथों को। उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़े और कहा, देखो, सोने की 7 अंगूठियाँ हैं। दीपाली, तुम्हें एक अंगूठी भी नहीं मिलनी थी और यहाँ तुम्हारे हाथों में 7 हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे, ज़िंदगी में किसी के साथ कितना भी बुरा हो जाए, फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होती है जिस पर वो खुश हो सकता है। मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि मेरा पति इन सब बातों को बड़ा ही नॉर्मल तरीके से ले रहा है। इससे घटिया इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। उसको ऐसी किसी भी बात की फिक्र ही नहीं थी। मैं ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी। उसने कहा, देखो, रोना धोना बंद करो और तुम नई नवेली दुल्हन हो। अगर इस तरह करोगी तो हमारे देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे और हम पर कोई मुसीबत आ जाएगी। मैंने कहा, आ जाए मुसीबत, और ऐसा मुसीबत आए कि हम सब मर जाएं और उसमें मैं भी मर जाऊं। अभी मैं यही बोल रही थी कि मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अचानक से वो अपनी औकात पर आ गया। उसने कहा, एक तो मैं तेरे से प्यार प्यार से बात कर रहा हूँ, ऊपर से तू सबको शराब दे रही है, सबको मारना चाहती है, हमारी मौत की दुआएं कर रही है ना। हम मरेंगे ना तुझे मरने देंगे। पता नहीं कैसी बातें कर रही है, ऐसा लगता है यहाँ की है ही नहीं और कहीं और से उठकर आ गई है। ले जाऊंगा तुझे तेरी माँ के घर पर, तुझे सारी जानकारी बारीकी से बता देगी। उसके बाद चू भी ना करना। हम सब इज्जत दे रहे हैं तो उसको हजम करना सीखो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। मैं चीखें मार मार कर रो रही थी। मेरी चीख पुकार बाहर तक जा रही थी। उन लोगों को मेरे रोने से कोई समस्या न थी। जब इंसान के पास बदला लेने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर वह इस तरह ही हरकतें करता है। वे लोग कह रहे थे कि रोना नहीं है, नहीं तो रोने से कोई मुसीबत आएगी। मेरा दिल कर रहा था यहाँ पर ऐसी मुसीबत आए, सब मर जाए, इसलिए मैं और ज़्यादा रो रही थी। लेकिन एक इंसान कितना रो सकता है। मेरी आवाज़ बैठ गई, गला बैठ गया, आंखें सूज गईं, आंखों में जलन होने लगी। मैं खाना भी नहीं खा रही थी और मुझे लगा खाना नहीं खाऊंगी तो ये लोग मुझे वापस छोड़ देंगे या इस सब को ख़त्म ही कर देंगे या मेरी बात मानेंगे। लेकिन इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया। वाकई मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई थी। ऐसे ही 7 दिन बीत गए। अब हम सब की दावत थी और मैं अपनी माँ से मिलने वाली थी। मुझे बड़ा तैयार करवाया गया था, घर में बड़ा अच्छा खाना भी बनाया गया था। मैं बहुत ही हैरान थी। सब लोग नॉर्मल थे, सब लोग खुश थे, किसी को किसी बात की फिक्र ना थी। मेरी माँ को भी मेरे से बात करने का वक्त नहीं मिल रहा था। खाना खाने के बाद जब वो बर्तन धो रही थी तो मैं पास जाकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में एक ही सवाल था, मुझे बताया क्यों नहीं? पर अगर तुझे बता देती तो तू शादी ही ना करती, तेरा बाप तेरे पीछे पड़ जाता। माफ़ कर दे बेटा। मैंने कहा कि माफ़ कर दूँ? माफ़ी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है? कहने लगी, हाँ, ये सब कुछ नॉर्मल है। अगर इस सब को स्वीकार कर लेगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा।
जब तक इंसान किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता वह उसके लिए नॉर्मल नहीं होती, लेकिन जब कर लेता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। देख, इस बारे में अच्छा अच्छा सोच। मैंने कहा, ठीक है, आप भी वही बात कर रही हैं जो मेरी सास ने कहा। फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? बस मुझे पता चल गया कि अब मैं अकेली हूँ। आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं। अपने दिल की कोई बात नहीं करूँगी, दोबारा मिलने भी नहीं आऊँगी। मेरी माँ ने कहा, देखो तुम गलत रास्ते पर जा रही हो, मेरी बात तुम सुनो। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं वहाँ जाकर बैठ गई। उसके बाद मुझे फिर से मेरे माँ बाप से बात करने का कोई मौका न मिला। हम लोगों ने खाना खाया, मीठा खाया, शाम की चाय पी। उसके बाद हम लोग अपने घर पर वापस आ गए। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। मैं चुप थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। कोई मुझे बुलाता था तो बोलती थी, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा था इसे ये सोचकर बर्दाश्त कर रही थी, अब ऊपर वाला ही मेरी मदद करेगा। सबसे ज़्यादा व्यस्त थी और सबसे ज़्यादा मजबूर भी थी, और ये सब कुछ बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन अब मुझे अपना दिमाग चलाना था, जो फिलहाल बंद हो चुका था। मुझे कुछ न कुछ ज़रूर करना था। एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा, पता है इस गांव में कौन खुशकिस्मत लड़की होती है? मैंने कहा, कौन? तो कहने लगी, जब उसके पति का कोई भाई नहीं होता। मेरा दिल तो किया कि मैं उसे कह दूं, काश आपके बेटे इस दुनिया से चले जाएं, मैं भी खुशकिस्मत हो जाऊंगी। ये ससुराल था, यहाँ आकर इंसान के दिमाग बड़े बड़े जवाब आ जाते हैं, लेकिन वह बोल नहीं पाता। ये अलग बात है। बस मैं घर के काम करती थी, इस घर में होने वाले गंदे रस्म को बर्दाश्त करती थी। वे सब मेरे दीवाने हो चुके थे, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक दिन अपनी अहमियत जानने के लिए मैंने एक बात कर दी। मैंने कहा, मुझे बड़ा वाला पिज़्ज़ा खाना है, और हमारे गांव में पिज़्ज़ा नहीं मिलता था। मैंने भी पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया था, लेकिन उसके बारे में सुना ज़रूर था। कभी कभी मेरे पापा के पास फ़ोन होता था, मैं उठा लिया करती थी और उसमें कुछ न कुछ देख लेती थी, वरना मुझे तो फ़ोन रखने की भी परमिशन नहीं थी। ये बात मैं उम्मीद से कही थी, लेकिन बाकियों ने भी किसी तरह सुन लिया था। थोड़ी देर के बाद वे सब घर से गायब थे। मेरी सास ने कहा, ये सब कहाँ चले गए? क्या तूने कहीं भेजा है? मैंने कहा, मैं कहाँ भेजूंगी। कहने लगी, अच्छा चल ठीक है। थोड़ी देर के बाद वे बारी बारी आए। पूरे घर में पिज़्ज़े की खुशबू आने लगी। मेरी सास ने कहा, ये क्या उठाकर लाए हो डब्बों के अंदर? ये क्या चीज़ है? कहने लगी कि ये पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा बड़ा मज़ेदार होता है, दीपाली ने मंगवाया था। मेरी सास ये देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, तुमने पिज़्ज़ा सबसे मंगवाया था? तो कहने लगी, नहीं, लेकिन हम सब उसके लिए लाना चाहते थे और मैं पहले लेकर आया हूँ। दूसरा कहने लगा, मैं पहले लेकर आया हूँ। तीसरा भी कहने लगा कि नहीं, पहले मैं लेकर आया था। एक कहने लगा कि जो भी पहले लाया हो, लेकिन खाएगी तो वो मेरा ही वाला पिज़्ज़ा, मैंने स्पेशल मंगवाया है। मैं भी समझ गई, ये सारे बेवकूफ़ हैं, इनको बेवकूफ़ बनाना आसान है। कुछ ना कुछ करके मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। घर में इतना पिज़्ज़ा पड़ा था। अगले 4 दिन तक हम सभी घर वालों ने वही खाया, बल्कि गांव वालों को भी खिलाया। मेरी सास ने मुझे कहा, तूने अच्छी हरकत नहीं की। मैंने कहा, मैंने तो सिर्फ उमेश से कहा था। मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो मैं उमेश से ही कहती हूँ और किसी से नहीं कहती। इन सब ने सुन लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी सास ने कहा, तू खूबसूरत है ना, इसलिए अगर तू खूबसूरत नहीं होती तो फिर तुझे पता चलता। मैंने कहा कि हाँ, मैं खूबसूरत हूँ, अच्छी बात है। मेरे साथ इस घर में इतना बुरा हो रहा है और मैं इस तरह से बात भी नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इनमें से किसी को भी बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करूँगी, और जब शहर पहुँच जाऊँगी तो वहाँ से गायब हो जाऊँगी। ये कहने में जितना आसान लग रहा था ना, करने में उतना ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर पत्नी को बाहर लेकर नहीं जाया जाता था और शहर तो कोई भी लेकर नहीं जाता था। हाँ, कभी कोई ज़्यादा ही बीमार पड़ गया तो उसको अस्पताल ले जाते थे, लेकिन वह एक अलग समस्या थी। और मेरा दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं बीमारी का नाटक करूं और मुझे अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन इसमें बहुत रिस्क था, क्योंकि यहाँ पर भी 1-2 डॉक्टर थे, वो बता देते हैं कि बीमारी नहीं है। मेरा झूठ पकड़ा जाता, इसलिए मुझे कोई और प्लान बनाना था, इसमें रिस्क कम हो। मेरे लिए ये सब कुछ बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं प्लान बनाने में कामयाब हो गई। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और निकम्मा था, उसको मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है, मुझे शहर देखना है, बस एक दिन के लिए, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे। कहने लगा, हाँ ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरी शादी को 2-3 महीने हो गए थे, तब कहीं जाकर मैं ये प्लान बनाने में कामयाब हुई थी। अब इस पर काम भी करने वाली थी। हम लोग शहर भी पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। वे वहीं पर मुझे कहीं अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था
डॉक्टर यही समझी ये मेरा पति है जो मेरे साथ आया है और मुझे बताया कि फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ी खबर है, चलो वापस घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे शहर देखना है। तो कहने लगा, पागल, ऐसी हालत में तुम शहर में फिरोगी? मैंने कहा क्या हो जाएगा? तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था उसको मुझ पर शक हो गया था। मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। वो मुझे वापस गाँव ले आया। उसने किसी को नहीं बताया हम शहर गए थे, बस ये बताया कि उसकी तबीयत खराब थी तो डॉक्टर के पास ले गया। ये माँ बनने वाली है। मेरी सास सबसे ज़्यादा खुश हुई, बाकी सब लोग भी बहुत खुश थे। ये सब पागल थे या इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं था। ये क्यों खुश हो रहे थे? ये उस बच्चे पर खुश हो रहे थे कि कौन था इस बच्चे का बाप। क्या उनको इस बात का पता था? मेरी सास तो इतनी खुशियाँ मनाई, अपने गले से सोने की चैन उतारकर मेरे गले में पहना दी। वे सभी मेरे लिए फूल लेकर आए, गिफ्ट लेकर आए, कपड़े लेकर आए, इतना सम्मान दिया। कमरे में रखने की जगह भी नहीं थी। वह सब मिलकर मेरा ख्याल रख रहे थे, लेकिन मेरे लिए इनका ख्याल भी जहर से कम नहीं था। मुझे उनकी शक्ल ही देखने से नफरत होती थी। मुझे गुस्सा आता था। मुझे कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता था, सिवाय डॉक्टर के पास। मुझे कहीं पर भी लेकर नहीं जाने दिया जाता था। मेरी कोई दोस्त वगैरह भी नहीं थी, क्योंकि इस गांव में हम सब की पढ़ाई घर में ही हुई थी। हमें किसी के घर जाने की परमिशन नहीं थी और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वह बहुत ही बुरा हुआ था, अजीब हुआ था। अगर किसी को बताया जाए तो ये कहे कि तुम्हारे साथ तो पहले दिन से ही बुरा हो रहा है। लेकिन उस वक्त हमें सुनने में लगता था सब कुछ नॉर्मल है। शायद पहले हमारे दिमाग में इतनी अकल नहीं थी, लेकिन अब अकल आ गई थी। मैं बड़ी परेशान थी। अब मैं क्या करती थी? मैंने यही सोचा था, मैं शहर में जाकर कहीं गायब हो जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, कहीं भी भाग जाऊंगी, औरतों के किसी सेंटर में चली जाऊंगी और अगर कुछ न कर पाई तो अपनी जान देकर किस्सा ही ख़त्म कर दूंगी। लेकिन अब मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक और जान भी थी। और उसका क्या कसूर था? उसके बाप के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। अब मैं सबसे मुश्किल और अजीब समस्या में फंस गई थी और अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। इस समस्या में उमेश से ही बात कर सकती थी, क्योंकि मैं उसी को अपना पति समझती थी, बाकियों को नहीं। मैंने उससे बड़े प्यार से बात की। मैंने कहा कि देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ, अगर मेरे घर बेटी होगी तो कहने लगा, बेटी होगी तो अच्छी बात है, देखो हमारे घर में तो इतने सारे मर्द हैं, हमें तो बेटियां वैसे ही अच्छी लगती है। बेटी होगी तो वह सबकी प्यारी होगी, हम सब उसका ख्याल रखेंगे। छोटी सी प्यारी सी बेटी होगी हम सब की। मैंने कहा, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारी बेटी होगी, वह भी कल को जवान होगी और उसकी भी मेरे जैसी जिंदगी हुई तो तुम्हें कैसा लगेगा? कहने लगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना। तुम जो कहती हो हम करते हैं। तुम्हें क्या पिज्जा वाली बात याद नहीं? उमेश, तुम्हें खुद ये सब कुछ बुरा नहीं लगता? उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम भी बार बार इस तरह की बातें करने अब छोड़ दो। अब तुम माँ बनने वाली हो और हम तुम्हारा इतना ख्याल भी करते हैं। तुम इस घर की अमानत हो जो तुम्हारे पास है। अब तुम ना तो यहाँ से जा सकती हो और ना ही इस घर में कुछ बदल सकती हो। और अगर कल को मेरी बेटी होगी और उसकी ज़िंदगी भी तुम्हारे जैसी होगी तो यकीन मानो वो बहुत खुशकिस्मत होगी। मैंने कहा, ये रस्में हैं तो क्या हो गया, इन रस्मों को तोड़ा भी तो जा सकता था। कहने लगा, नहीं, ये रस्में अच्छे हैं, इन रस्मों को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसी रस्मों के साथ चलने वाला आदमी हूँ। जो इंसान अपनी रस्मों को, अपनी जड़ों को भूल जाए, वह ज़िंदगी में रुसवा हो जाता है। दुनिया वाले उसे बुरा समझते हैं। मुझे समझ आ गई थी, इसको प्यार से समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। एक दिन उनकी एक रिश्तेदार घर में आई। पैसे तो उनके पास काफ़ी सारे थे, रिश्तेदार आते रहते थे, लेकिन वे सभी उनकी तरह जाहिल थे। लेकिन ये लड़की कुछ पढ़ी लिखी लग रही थी और सुना था उसकी शादी शहर में हुई थी। वह भी सबके सामने यही कह रही थी कि उमेश की पत्नी को बुला दो, मैं तो उसको देखने के लिए आई हूँ, शादी में तो आ नहीं सकी। सुना है माँ भी बनने वाली है, चलो डबल मुबारक दे दूंगी। मेरे लिए तोहफा भी लाई थी। जब उसने इस तरह की बात की, मैं सिर्फ उमेश की पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसे लगा शायद मैं इससे बात कर सकती हूँ। मैंने बहुत समझदारी और सोच समझकर बड़ी चालाकी से उससे बात की थी और उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इस घर में यही सब कुछ हो रहा है, हर एक घर में तो यही सब होता है। उसने मुझे बड़ी समझदारी के साथ यहाँ से शहर ले गई और उसमें कई सालों तक अपने पास रखा और गांव वालों को कानों कान खबर नहीं हुआ। जब ये बात मेरी माँ ने सुना तो उसने भी सुख का सांस लिया। मेरा बच्चा भी पैदा होते ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि उस बच्चे को पी लिया हो गया था। अब मैं बिल्कुल आज़ाद थी और शहर में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसी रिश्तेदार ने मेरी जान पहचान में शादी करवा दी और मैं अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। मैं कभी दोबारा उस गांव में लौट कर नहीं गई और बाद में सुना था उस गांव की लड़कियों ने एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई थी
उस गंदे खेल को बंद करवाने के लिए कानून व्यवस्था भी स्थापित की गई थी। मैंने उस गांव में दोबारा कदम रखने के लिए नहीं गई। इतनी जानकारी नहीं है और मैं अपने दूसरे पति के साथ बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही हूँ। मेरे 2 बेटे भी हुए और आज वो बेटे दोनों जवान हो गए हैं। लेकिन एक बेटे ने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जिसके माँ बाप कोई नहीं थे। मैं इस बात पर अपने बेटे से बहुत नाराज़ थी। फिर बेटे ने उस लड़की से मिलवाया। जो हकीकत उस लड़की ने मुझे बताई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह भी मेरी तरह दुखियारी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।